नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति लगातार जारी है और इसी को लेकर सियासी उबाल भी लगातार जारी है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको तेज किए हुए हैं और लगातार मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार यानी आज कान्हा की नगरी में प्रभावी मतदाता संवाद शुरू किया। चुनाव को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली। गुरुवार को बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मथुरा पहुंचे और वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी के चाणक्य शाह खुद मथुरा पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से एक बड़ा दावा कर दिया है। उनका दावा है कि बीजेपी के कई मंत्री उनके संपर्क में है। राजभर ने कहा कि बीजेपी के कई मंत्री मेरे संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि सपा में मेरी सीट करा दीजिए तो पार्टी में आ जाएंगे। राजभर ने कहा कि काफी विधायक मेरे संपर्क में हैं, उनकी गिनती भी नहीं करा सकते। राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के समय धर्म का चश्मा पहनती है और नफरत की राजनीति करती है। मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी की सीटों पर है। ऐसे में जाट वोटों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इतना ही नहीं, सपा आरएलडी के गठबंधन के सियासी समीकरण ने भी उसे मुश्किल में डाल दिया। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाटों की नाराजगी दूर करने में जुट गए हैं और उन्होंने जाट समुदाय को साधने की कवायद की है। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत और सपा अखिलेश यादव जाट बहुल मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाट समुदाय को बड़ा सियासी संदेश देने जा रहे हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अमित शाह जाटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं उसी पर अब खुद जयंत चौधरी अपना बयान देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज कान्हा नगरी में यानी मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद शुरू किया है। ये मतदाता संवाद मतदाताओं को साधने के लिए और जिस तरीके से पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव होने हैं उसी को लेकर पश्चिमी यूपी को साधने के लिए खुद अमित शाह जो हैं वो अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कमान उन्होंने संभाल ली है और आज मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और वहां पर उन्होंने उसके बाद कुछ ही देर में वो प्रभावी मतदाता संवाद शुरू भी करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लगातार ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और जाट भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराज है। इसीलिए इन दोनों ही समुदायों को साधने की कोशिश और साधने की जुगत में बीजेपी पूरे तरीके से जुट गई है और इन्हीं को साधने की कोशिश खुद अमित शाह कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी की सीटों पर है। आपको बता दें कि शुरुआती 2 चरणों में पश्चिमी यूपी को पूरा किया जाएगा और इसीलिए पश्चिमी यूपी को साधने के लिए पूरे तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। जाटों के साथ, जाट नेताओं के साथ कल जिस तरीके से अमित शाह ने बैठक की है, उनके नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, उस पर अब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जाट बहुल मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाटों को बड़ा सियासी संदेश देंगे। चले तो इसी बीच मथुरा पहुंचे अमित शाह जो हैं वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। और आज इस छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए मथुरा वृंदावन के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम।
मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं 2022 के यूपी इलेक्शन के यूपी इलेक्शन के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूं, क्योंकि कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने एक छोटी सी मीटिंगें करने की आचार संहिता बनाई है। भारतीय जनता पार्टी भी आचार संहिता का सम्मान करती है और हम सभी ने तय किया है कि इस प्रकार के संवाद के माध्यम से और संवाद को मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाकर इस बार चुनाव प्रचार किया जाए। मित्रों, आज मैं जब मथुरा में आया हूं, ये मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन न केवल उत्तर प्रदेश, देश भर के लोगों का श्रद्धा केंद्र है, क्योंकि यही क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बनने की प्रक्रिया की शुरुआत करी। कान्हा को श्री कृष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही है। कहीं पर भी जाते हैं, अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए, मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे, तुरंत बोलेंगे। और न केवल देश, दुनिया भर के अंदर समर्पण भाव के लिए राधा जी का जो कृष्ण के प्रति समर्पण था, जो भक्ति थी, उसके लिए कृष्ण के आगे भी आज हम राधा का नाम देते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। और ये भूमि, यही भूमि ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। 14 साल की आयु तक जितने भी असुरों को भेजा, प्रभु ने इसका संहार भी और धर्म की स्थापना करने का काम किया था। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी, उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। और इस दिशा में 5 साल में ढेर सारे काम हुए, ढेर सारे कदम उठा गए। और मगर मैं इस पर जरा बाद में आऊंगा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से व्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, व्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देते। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत। और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं व्रज क्षेत्र की जनता को कहने आया हूं कि 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूंगा। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं,
ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता अगर विकसित नहीं होता है प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा रहेगा। और अब तो हमारे यहां कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई खाने में? चलिए, तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो है वो मथुरा पहुंचे हैं और ब्राह्मणों को साधने की कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश हो रही है, क्योंकि लगातार ब्राह्मणों की बात आ रही थी कि लगातार ब्राह्मण जो है वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। चर्चा की शुरुआत इसी पर कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ नेता सपा से मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आप तीनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगे। फिलहाल जिस तरीके से मथुरा में पहुंचे हैं अमित शाह, ब्राह्मण जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं, अब आप ये बात मानिए चाहे ना मानिए, ब्राह्मण और जाट दोनों ही समुदाय नाराज तो चल रहे हैं और उन्हीं को साधने की जुगत लगी हुई है बीजेपी में। पार्टी के साथ हैं, हमारे गांव वाले साथ हैं, हमारे क्षेत्र वाले साथ हैं, समस्त ब्रजवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि ब्रजवासी जानते हैं कि जो हमारा सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक डेवलपमेंट और जो मथुरा की जो भव्यता है, अगर कोई लौटा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी लौटा सकती है। और रही बात जाटों की, तो जाट आज भी जानते हैं क्या हुआ मुजफ्फरनगर में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस तरीके से हमारे जाटों को मारा गया, किस तरीके से जाटों का कत्ल किया गया, किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ वहां पर अत्याचार होता था, कैसे हमारे युवाओं का कत्ल होता था। लोग भूले नहीं है, जाट भूले नहीं है। जाटों ने मुगलों से लड़ाई ली, मुगलों से लुआ लिया, और आज हम भारतीय जनता पार्टी भी जो आधुनिक मुगल समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। और जाटों का और भारतीय जनता पार्टी का साथ बहुत पुराना है, ना जाट दूर है ना ब्राह्मण दूर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्त उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ने की नीयत है। और हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में तेजी से लगे हुए हैं। 4.5 साल में हमने वो किया है जो 25 साल में एसपी बीएसपी की सरकारें नहीं कर पाई। इन्होंने अपने उत्तर प्रदेश को और पीछे खिसका दिया, बरसों पीछे खिसका दिया। कोई भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और लॉ एंड ऑर्डर की तो स्थिति ऐसी थी जिसकी लाठी उसके भैंस के हिसाब से उत्तर प्रदेश में काम होता था। लोग जाने से डरते थे, रात को मूवमेंट नहीं होती थी। लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, गांव-गांव तक सड़क बन रही है, और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि रात को 12 बजे भी बहन बेटियां निकलती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजभूमि में जो यात्रीगण है, यात्रीगण रात को यात्रा नहीं करते थे, लेकिन वहां पे अभी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। रात को भी लोग जाते हैं, दिन में भी जाते हैं। आज कोई वृंदावन और मथुरा जाता है तो वो महसूस करता है कि वहाँ पे साफ सफाई कैसी है, वहाँ पे सुरक्षा कैसी है, वहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं। कोई बरसाना जाता है, नंदगांव जाता है, उसको महसूस होता है। और आज कोई लठमार होली में जाता है, जो ब्रज की होली मशहूर है, उनको महसूस होता है कि जो भव्यता दी गई है होली को, जो वहाँ के ब्रज के त्योहारों को जो भव्यता दी गई है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है और पहले से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, सत्येंद्र यादव जी आपके पास में आना चाहूंगे। फिलहाल जिस तरीके से कल शाम जाटों को साधने की कोशिश सीधे तौर पर की गई है, अब चाहे बीजेपी इस बात को नकार दे, डिनाई कर दे, लेकिन ये बात साफ है कि किस तरीके से नाराजगी वहां पर देखी जा रही है। और एक बार फिर से यहाँ पर बात समुदायों की ब्यूटी है, ये बात भी मैं कहना चाहूंगी। फिलहाल बात इस बात पर करते हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कल मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मुजफ्फरनगर में वो भी जाटों को ही बड़ा संदेश देने वाले हैं। ये राजनीति, जो धर्म की, समुदाय की राजनीति है, ये कब तक चलती रहेगी? देखिए, ऐसा है, अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी ने अभी भागवत कथा रूपी जो अपना प्रवचन दिया है, उसको मैंने पूरा सुना। अरे भैया, भागवत से नफरत क्यों है? धोखेबाजी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा। पसंद करते हो, भागवत से नफरत करते हो इनके। आप सुनिए, आप 3 मिनट बोले, मैंने सुना, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप बीच में मत टोकिए। खेमचंद शर्मा जी, शुरुआती कमेंट हो जाए सबका, शुरुआती प्रतिक्रिया सबकी ले लें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, शुरुआती प्रतिक्रिया सबकी ले लें, स्टार्टिंग कमेंट हो जाए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा। करिए, मैं इनको बिल्कुल नहीं रोकता, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन भागवत पे
आप टिप्पणी कर अरे रहे हैं, आप उससे आपको छोटे पता बड़े चलता यहाँ है जो समाजवादी पार्टी बताइए। की क्या सोच है, आप क्या सुनिए संस्कृति जो मैं है। कह रहा हूँ, कौन छोटा कौन बड़ा ये आपकी मानसिकता अपने पास रखिए। जो मैं कह रहा हूँ उसे आप सुने। मैं एक राजनीतिक दल को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इनके जो परम प्रतापी, परम साहसी, अजर अमर अविनाशी प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो किसानों से डर के भाग रहे हैं, इनको खौफ लग रहा है किसान। अरे भाई क्यों डर रहे हैं? अगर आपने सब अच्छा किया है और किसानों के आप हितैषी हैं, जाटों के आप हितैषी हैं, तो आप डर के क्यों भाग रहे हैं भाई? आप तो परम साहसी, परम प्रतापी, आप तो अजर अमर अविनाशी, आपने हिमालय में पूजा की, आपने भीख मांग के खाया। अगर आप इतने महान हैं तो आप किसानों से डरपोक बन के क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि मैं जिंदा बचाया? इनका झूठ, इनका फरेब, इनका छल पूरा भारत देख रहा है। दूसरी बात, जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, इनकी मानसिकता देखिए। एक तरफ तो इनका गाना चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनका अहंकार देखिए। इनका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी राम को लाई है और भारतीय जनता पार्टी को जनता लेकर आए। आज गृह मंत्री जी को मैं अभी सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कृष्ण एक प्रक्रिया के माध्यम से बड़े हुए, एक प्रक्रिया के, एक फार्मूला। ये चुनावी प्रक्रियाएं जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, लोगों को ठगना जानते हैं, लोगों के साथ छल करना जानते हैं, और ये अभी बहन बेटियों को बाहर रात में निकलने के लिए उकसाते हैं और उसके बाद ये बहन बेटियों को रात में जिनके साथ अन्याय होता है जला देते हैं। जिला पंचायत चुनाव में चीरहरण करते हैं, किसानों की हत्या करते हैं। ये टोनी टैनी नामक लोग किसानों को आप देखिए कैसे कुचलते हैं। 700 किसान मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है। न किसी छल में, न किसी धोखे में, न किसी फरेब में आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता मार्च में आपको जिस तरह से जवाब देने के लिए तैयार है, आप देखिएगा, ज्यादा समय नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विकास की, प्रगति की, खुशहाली की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी तरह झूठे पोस्टर, फर्जी उद्घाटन, फर्जी शिलान्यास नहीं करने वाले हैं। हकीकत का विकास जो जमीन पर करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करने वाले हैं। ठीक है, मैं आऊंगी खेमचंद शर्मा जी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं संजीव कौशिक जी के पास भी जाकर आऊंगी, उनसे भी उनके शुरुआती कमेंट हो जाए। कौशिक साहब, सवाल मेरा वही रहेगा आपसे और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, कल शाम जिस तरीके से हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं के साथ मुलाकात की, आज वो यहाँ पर मथुरा पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं मतदाता जो संवाद है उनका वो कर रहे हैं, और कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो हैं उनके दोनों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें वो भी मुजफ्फरनगर में जाटों को एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। ये जो समुदाय की राजनीति है, इसका आप क्या सियासी समीकरण फिलहाल आगामी चुनावों में देख रहे हैं? देखिए मुस्कान, अभी हम आदरणीय गृह मंत्री जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी सुना, और उसमें जिस तरह से वो बात कर रहे थे वहीं से बात निकलनी शुरू होती है कि अब श्री कृष्ण और मथुरा जी के जन्मभूमि के बारे में वो बात करेंगे, और धार्मिक ध्रुवीकरण जो उनका सबसे बड़ा अस्त्र है वो भारतीय जनता पार्टी ने अब उठाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे जाटलैंड कहते हैं, जिसमें जाट गुर्जरों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य, पिछले इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में बहुत बड़े जनमत और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना नवाजा था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत इससे फर्क पड़ा था, मजबूत हुई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पिछले एक साल तक लगातार जो किसान आंदोलन चला है उससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकवर्ड दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस कमी की भरपाई कहां से करे, उसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कल का जो मीटिंग जिसमें अमित शाह जी अब बोलने के क्रम में वो क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं है। 650 साल पुराना वो इतिहास निकाल के बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और जाटों का आपसी तालमेल है और मुगलों से लड़ाई की बात वो कर रहे थे, लेकिन मूल बात यह है कि वो लगातार जाटों और गुर्जरों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जाट समाज के जहन में जो बात बैठी है कि किसान आंदोलन वापस करने के बावजूद या फिर कानून वापस करने के बावजूद जो 700 से ज्यादा लोगों ने हमारी शहादत दी है, उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ विचार विमर्श करना चाहती है या उसके लिए कुछ? हालांकि जिस तरह से एक ऑफर भी दिया गया जयंत चौधरी को, उन्होंने तत्काल ही कुछ देर के बाद में उस ऑफर के बारे में जवाब दिया कि कुछ हमारी शर्तें हैं, उस शर्तों के आधार पर यदि आप हमारी बात माने तो हम शायद आपके बारे में सोचे। आप धार्मिक ध्रुवीकरण करना छोड़ दीजिए और किसानों के बारे में सोचिए, पुनर्विचार कीजिए।
दूसरी बात कि यह बात कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज है योगी जी की कार्यप्रणाली से और शैली से। उसी का नतीजा है कि हमने देखा कि ब्राह्मण समाज को अपने तरफ खींचने के लिए किस तरह से किसी दूसरे पार्टी से एक नेता को भी आयातित किया गया, और आज भी कमोबेश ये कोशिश उसी की है। तो ये दोनों दिखाई दिया करते थे वो आज खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं या बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, जिसकी भरपाई करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब कितना वो कर पाती है, क्योंकि विपक्ष के तेवर काफी तल्ख और आक्रामक है। वो हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और वो घेर भी रही है। सरकार के पास जवाब नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं का ये जो समूह लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहा है, कितना सफल होते हैं ये वक्त बताएं। बिल्कुल, ये बातें वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी की बात भी कही, इसमें ये बात भी यहाँ पर जुड़ जाती है। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्तगी की मांग लगातार विपक्ष भी करता रहा, किसान भी करते रहे, अभी तक उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अगर उनको बर्खास्त किया जाता है तो ब्राह्मण और ज्यादा नाराज हो सकते हैं बीजेपी से। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ना कृष्ण को समझते हैं ना राम को समझते हैं। वो कहते हैं एक प्रक्रिया, एक चुनावी प्रक्रिया। अरे कृष्ण की चुनावी प्रक्रिया, अरे ब्रज में आपको पता है कृष्ण कब तक रहे और ब्रज में कृष्ण ने क्या किया और ब्रज में कृष्ण का क्या स्वरूप है और ब्रज में ब्रजवासी कृष्ण को किस तरीके से मानते हैं। वहाँ बच्चे के रूप में मानते हैं, गोपाल जी के रूप में मानते हैं, वहाँ किशोर के रूप में मानते हैं। उन्होंने क्या बोला कि बाल काले कृष्ण जो गोपाल जी हैं उनको कृष्ण बनाने की जो प्रक्रिया है वो ब्रजभूमि में हुई। जो दुष्टों का संहार है वो ब्रजभूमि में किया। और ब्रज की महिमा ऐसी है कि ब्रजवासी जहाँ भी जाता है उसको प्रेम मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और वो मान सम्मान और प्रेम की बात अमित शाह जी ने करी। और ये बीजेपी की सरकार है जिसने जो परिक्रमा मार्ग है जहाँ पे ना मांस मदिरा होना चाहिए, ना शराब होनी चाहिए, ना ही अत्याचारियों का अत्याचार होना चाहिए, वो खत्म किया। पहले आपके राज में तो खुले में वहाँ पे मांस बिकता था, खुले में वहाँ पे पशुओं को काटा जाता था। आज वहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। फिर से भव्यता और सुंदरता और जो शुद्धता जो ब्रजभूमि की है वो हमने लौटाई है। रही बात ब्राह्मणों की, कौशिक साहब, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं हो सकता क्योंकि ब्राह्मण समाज के लिए सोचता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी सर्व समाज के लिए सोच रही है। जो सर्व समाज के लिए सोच रही है सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी तो सब अपनी अपनी कथा कह रहे हैं। इन्होंने भगवान परशुराम की पूजा करी, लेकिन भगवान परशुराम के अनुयायियों को सीट नहीं दी, टिकट नहीं दी। टिकट उन्हीं को दी जो ना भारतीय संस्कृति को मानते हैं ना भारतीय परंपराओं को मानते हैं। सब जानते हैं किसी को भी वो अत्याचार वापस नहीं चाहिए, किसी को भी मुगल राज वापस नहीं चाहिए, किसी को भी जिन्ना प्रेमी फिर से नहीं चाहिए। अगर वहाँ पर विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए, सुशासन चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जनता ये मानती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश फिर से जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जो भी छोटी मोटी चीजें हमने संवाद के थ्रू निपटा ली हैं, हम लगातार संवाद कर रहे हैं, हर समाज के साथ बैठ रहे हैं और सब समाज हमारा साथ देगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। आपकी उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है जनता, ये तो देखने वाली बात होगी। सत्येंद्र यादव जी, जी ये इतने अहंकार में चूर हैं कि इनकी भाषा से पता चलता है। प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक ये सभी लोग ये डग्गा मार राजनीति पे उतर आए हैं। ये कब क्या बोल दे रहे हैं, अभी हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कर रहे हैं इन्होंने बहुत सही बात कही है। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। इनकी डग्गा मार राजनीति आखिर क्यों इनको करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री का चेहरा आपने देखा होगा, उनका होश उड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बीमार हैं। अगल बगल में लोग उत्साह में बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री को मालूम है कि हम जाने वाले हैं। ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को ये भूसे पे लीपने का काम करेंगे, लेकिन महंगाई पे बात नहीं करेंगे। गरीब 300, 400, 500 कमाने वाला अपने बच्चों को कैसे महंगी शिक्षा में पढ़ाएगा, उस पर बात नहीं करेंगे। ये लोग डीजल और पेट्रोल की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस की सरकार में डीजल था तब ये ड्रामा नौटंकी करते थे। अब तो खैर इनका प्रधानमंत्री ही नौटंकी बात है भाई। वो देवर जो कैरेक्टर में सजते हैं, स्कूल बर्बाद कर दिया, कॉलेज बर्बाद कर दिया, किसान मारे गए। अरे रुकिए, पहले बात कर दिया। और आज आप शिक्षा पे बात करते हो। आज हमारे यहाँ पे वैकेंसी की गई है, स्कूल की तरह चल रहा है, कॉलेज की तरह चल रहा है। आपकी हमने कथा सुन लिया, आप मेरी बात सुने पहले।
प्रधानमंत्री जितना टाइम सजने संवरने में, कल सुभाष चंद्र बोस बने थे, उससे पहले कुछ और बनते हैं, प्रत्येक दिन मीडिया के सामने जो भगवत कथा शुरू करते हैं, आज तक डीजल पे, पेट्रोल पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, मेडिकल फैसिलिटी पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे इन्होंने कभी बात नहीं की। ये QF का विज्ञापन करेंगे, लकड़ी के काट के खिलौनों से खेलो, ये बच्चों के साथ बात करेंगे, ये मन की बात करेंगे, लेकिन गरीबी की बात नहीं करेंगे। गंगा के बेटे ने जो गंगा में लाशें तैरवा दी, उससे बात नहीं करेंगे। ये अन्याय अपराध की बात नहीं करेंगे। इनका जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले इतने सालों में देश को सिर्फ अडानी और अंबानी को इन्होंने जिस तरह से निजीकरण कर दिया, ये अनिल उस पे अंबानी बात तो नहीं आपका करेंगे। भाई था, अखिलेश यादव जी का छोटा भाई, बड़ा भाई, उनके साथ में हेलो? कंधे पे कंधा हाथ रख के चलते थे। सबसे ज्यादा संपत्ति हेलो? तो अखिलेश जी ने अंबानियों को दी। अभी आप अंबानी करते हो, किस मुंह से करते हो, बताओ तो सही। सबसे ज्यादा जमीन अनिल अंबानी को किसने दी? अनिल अंबानी का कौन प्रिय था? ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी सत्येंद्र यादव जी से। शायद उनका फोन कट गया है, उनसे एक बार फिर से जोड़ने का उनको कोशिश करेंगे और संपर्क एक बार फिर से साधेंगे। मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की बातें आपने सुन ली है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगी कि समुदायों को लेकर राजनीति हो रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण तो हमने देख लिया है बीजेपी किस तरीके से कर रही है, लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश तब से शुरू हुई जब से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। जिस तरीके से यूपी से इतने मंत्री लेकर जो मंत्रिमंडल में रखे गए, वहां से भी सीधे तौर पर जो कह सकते हैं कि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश थी। ध्रुवीकरण, जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो हम समझते हैं, जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की जा रही है। राजनीति का स्तर आखिर कहां तक जा रहा है, ये मैं समझने की कोशिश करना चाहूंगी आपसे। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में से यदि कोई ये सोचे कि हम जातीय समीकरण हटा देंगे, तो ये मेरे समझ से ये नादानी कही जाएगी, क्योंकि जहां जातीय समीकरण और धार्मिक संख्याओं के आधार पे ही सीटों का बंटवारा होता हो, पार्टियों को टिकट दिए जाते हो, और पार्टियां भी अपने ताकत के अनुसार यदि कहीं पे वो गठबंधन भी कर रही है तो उसी के आधार पर उनको सीटें भी दी जाती है। तो ये आज के वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो गया उत्तर प्रदेश में। यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम जिस जाट लैंड की बात कर रहे हैं, जिस जाट की बात कर रहे हैं, वो पिछले 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत से नवाजा। यह बात भी बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में करवट ली है, तकरीबन 1 साल पहले तक हमें दिखाई दे रहा था कि कोई चुनौती वहां भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन साल भर में जो समीकरण बदले हैं, खास करके योगी जी के जो कार्यशैली के बारे में जो जानकार लोग बताते हैं, वो कार्यशैली भी कुछ ठाकुराना अंदाज में हुई। चूंकि 2017 में योगी जी का चेहरा पूरे इलेक्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। योगी जी के बदले में हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा हो या फिर मोदी जी का चेहरा हो, उन चेहरों पर चुनाव लड़े गए थे और एक अपार बहुमत से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो योगी जी को वहां पदस्थापित किया गया। और योगी जी ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से ठाकुराना अंदाज में काम किया है, उसी का नतीजा है कि जो भी ओबीसी के वर्ग के लोग हैं या जो उनके अभिपाले से छिटक के दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, उनके उसी अंदाज की वजह से वो दूसरे पार्टियों में जाने को तैयार हुए हैं या विमुख हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये सब कमियां रही हैं। आज के डेट में यदि आंकड़ों की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि तकरीबन 20 जिलों के डीएम जो है वो ठाकुर हैं, 18 जिलों से ज्यादा जिलों के कप्तान जो है वो ठाकुर हैं। यदि आप इन सब समीकरणों को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो इनसे विमुख हो रहे थे, जो बहुत मजबूत पिलर थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो अब कमजोरी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कार्यशैली जो रही है, आपने शिक्षा की बात कर ली, आपने स्वास्थ्य की बात कर ली। हमने देखा कि जिस स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, भारत के इतिहास में पहली बार तैरते हुए लाशों को देखा हमने, हवा के चंद झोंकों से रेत में से लाशों को निकलते हुए हमने देखा। तो ये सब सारी कमियां रही हैं। आप कह रहे हैं कि प्रशासन बहुत बेहतर है। योगी जी की गृह जनपद में हमें किस तरह से एक व्यवसायी के साथ सुलूक हुआ वो हमने देखा। दिन दहाड़े हमने ये भी देखा कि पुलिस की मुखबिरी से दर्जनों पुलिस वाले मारे गए, ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ। हमने ये भी देखा कि एक दलित युवती के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो दिखाती है कि कुछ न कुछ कमियां रही हैं। जितने अपार बहुमत के साथ आपको बैठाया गया था सत्ता की सीट पे,
वो आप उम्मीदों से उतना खरा नहीं उतरे। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है बीजेपी, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस कहीं ना कहीं अपराधियों के खिलाफ तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में दिखा रही है, लेकिन जनता के प्रति वो जीरो टॉलरेंस कहीं दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को ही जनता टॉलरेट कर रही है इस समय। जिस तरीके से आपने 2017 का एक समीकरण बताया कौशिक साहब, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर उस समय केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और सीएम बनाए गए सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी तरीके से इस बार भी देखिए दिनेश शर्मा को नहीं लाया गया है चुनावी मैदान में, केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ को उतार दिया गया है चुनाव में। क्या यही समीकरण एक बार फिर से, ये जो मायाजाल बिछाया है बीजेपी ने, क्या वही समीकरण देखने को मिल सकते हैं अभी भी? देखिए, जो समीकरण वर्तमान में बनाने की कोशिश की गई है, यह भी बात बिल्कुल सही है कि ये चुनाव भी धीरे धीरे आदरणीय मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ी जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में जो तीर है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण की अब लगातार अब कोशिश होगी, देखेंगे कुछ और तर्कस से तीर निकलेंगे, तो ये बहुत बड़ी मजबूती भारतीय जनता पार्टी की है। और ये जो योगी जी और शर्मा जी की बात जो हम लोग लगातार करते चले आए हैं, ये सामने दिखाई तो दे रहा है, लेकिन लोग भी अब पूछ रहे हैं कि 8 साल केंद्र में सरकार, 5 साल राज्य में सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार जब 8 साल 5 साल है, उसके बावजूद भी किसी बेहतर नहीं हो पाई, तब कब आपसे उम्मीद रखी जाए। तो ये जो विपक्षी पार्टियों के मन में सवाल है, वो जनता के सवाल लेकर के लगातार वो जिस तरह से कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। आने वाले दिनों में देखना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि विपक्षी पार्टियों को अपने पीठ पर खेलने को मजबूर कर देना, क्या विपक्षी पार्टी अपने जगह पे मजबूती के साथ रहती है, उन सरोकारी मुद्दों के साथ खड़ी रहती है जनता के साथ, या इनकी किसी ट्रैप में फंसती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पे जो लकीरें हैं, वो चिंता की दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, ये चिंता की लकीरें कहीं ना कहीं साफ दिखाई देनी जरूरी भी है और लाजमी भी है, जिस तरीके के पिछले कुछ समय में काम हुए हैं। महिला सुरक्षा के, महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी लगातार करती है, लेकिन अभी जो एनसीआरबी के आंकड़े अभी आए थे इसी साल में, वो आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षित महिलाएं हैं। पूरे आंकड़ों का आंकलन अगर हम करें तो वो आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अगर कहीं पर सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं तो वो उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिली है। एनसीआरबी के आंकड़े महिलाओं के प्रति नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े महिलाओं के साथ साथ आप नीति आयोग की वो रिपोर्ट देख लीजिए जो स्वास्थ्य महकमे के बारे में खोलती हुई दिखाई देती है, या फिर एडीआर की वो रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें आपराधिक सूचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में 76 से ज्यादा दागी लोग सदन में उनके साथ साथ बैठे हुए थे। उस पर क्या संजीव जी, इनकी भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त की जो महिला बाल विकास जो मंत्रालय जिनके हाथ में है, स्वाति सिंह, इनकी सरकार की अभी उनका ऑडियो टेप अगर आपने सुना होगा कि इनकी सरकार में जब मंत्री अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही हैं, इनकी सरकार में महिलाएं रात में जलाई जा रही हैं, इनकी सरकार में वो स्वामी देखिए एक महिला को, एक कन्या को लेकर, ये लोग जो हैं ये झूठे हैं, फरेबी है, धोखेबाज। ये ऊपर से पूरा परसेप्शन तैयार किया जा रहा है पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से कि महिलाएं सुरक्षित हैं, हम विकास कर, अरे भाई कहाँ विकास कर रहे हैं? एक गड्ढा नारियल तोड़ रहे हैं। सत्येंद्र यादव जी, आंकलन देखिए दोनों ही पार्टियों का होगा, आंकलन दोनों ही पार्टियों का होगा। जो बातें मैं आ रही हूँ आपके पास, सुरक्षित नहीं है और महिलाओं के साथ भी छल कर रहे हैं, ये सबके साथ धोखा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी पोस्टर, फर्जी नाटक, फर्जी उद्घाटन, फर्जी शिलान्यास, फर्जी आंकड़े, ये कागज फर्जी लाते हैं, पता नहीं कहां से कागज बना के फर्जी, ये खुद ही अपना एक पूरा सर्वे करते हैं और खुद ही अपने आप को नंबर 1 बना के और प्रस्तुत कर देते हैं। भाई सरकार, मैं पहली बार इतनी सारी डिबेट कर चुका हूं, पहली बार किसी ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ बैठा हूं, मैं सराहना करता हूं संजीव जी की कि इस सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, पत्रकारों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ है, जेल भेजा गया, उन्हें बैन किया गया। पहली बार कोई इस तरह का जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट इस तरह से बात कर रहा है, सरकार के आंकड़ों को उसको एक्सपोज कर रहा है। मैं आपकी सराहना करता हूं और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पत्रकार को, पूरे देश की मीडिया को इसी तरह से सरकार की सच्चाई को बाहर कहना चाहिए। और जिस तरह से बदलाव की जो बयार उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है, आप देखिएगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात स्वीकार है कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी उभर रही है। आपने कौशिक साहब की सराहना की, उनकी सराहना है क्योंकि वो एकदम बिल्कुल सटीक आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की बात को लेकर आप बीजेपी को घेर रहे हैं, कम तो उसमें समाजवादी पार्टी भी नहीं है। आपके जो मुलायम सिंह, सुनिए मुलायम सिंह यादव का जो बयान तो आपको याद होगा ना, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं।
सुनिए, सत्येंद्र जी, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये बयान सामने आया था, आपको याद होगा। अरे आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं? आप भी जो है गृह मंत्री की तरह, मुझे लगता है कौन से जमाने की बात बार बार टीवी पे। अरे ये अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अरे आप आज की बात करिए, कौन से जमाने अक्सर ऐसा होता है यादव साहब, जब तीखे सवाल कर लिए जाए ना तो सामने वाले पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। सुनिए, आप आज की बात करिए, आप महिला हैं, आपको सराहना चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव ने 1090 जो वुमेन हेल्पलाइन है, तो महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इतनी अच्छी व्यवस्था आज तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, छोड़ दीजिए किसी सरकार ने नहीं की, जितनी सरकारें रही, ये दो बार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। आपको इस बात को सराहना करना चाहिए। महिलाओं की त्वरित सुनवाई, आज 1090 की इतनी बुरी हालत है, 100 नंबर की इतनी बुरी हालत है, इन्होंने सब डग्गा मार कर दिया। ये डग्गा मार राजनीति पर आ गए हैं, ये छिछोरी राजनीति पर आ गए हैं। अब इनको दबाव और प्रभाव की राजनीति करने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है वो तो दिख ही रहा है, उसके बारे में तो बार बार सवाल कर ही रहे हैं सत्येंद्र यादव जी। लेकिन जब तीखे सवाल कर लिए जाते हैं ना तो अक्सर सामने वाले पर आरोप लगा दिए जाते हैं। ये बात मैं समझती हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। खेमचंद शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, आरोप जो बीजेपी पर लगे हैं, चाहे वो कौशिक साहब ने लगाए हों, चाहे वो यादव साहब ने लगाए हों, आरोप तो बिल्कुल सटीक और सही है ना, और इस बात से आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही नहीं है मैडम। कैसे आप नकार रहे हैं? सुन लीजिए, कौशिक साहब ने बात करी है, यादव साहब 2 बार बोल चुके हैं। कौशिक साहब भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पक्ष लेते हुए दिख रहे हैं। अगर वो 2016 से 2022 की तुलना करते, हमारी गलतियां निकालते, मैं उनका स्वागत करता। मैं अभी भी, क्योंकि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते बैठे हुए हैं, मेरे को कोई ग्रीवियंस नहीं है, लेकिन यहाँ मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। अब 2016 से कंपेयर करिए ना, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या होता था, और आज 5 साल के बाद क्या हुआ है? क्या कोई दंगा हुआ है? नहीं हुआ। इनके राज में चारों ओर दंगे होते थे, क्योंकि अपीजमेंट की राजनीति थी, और ये लोग हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक धर्म का साथ देते थे, बाकी लोगों को मरने के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ था। इसीलिए हर जगह दंगे होते थे, इसीलिए हर जगह लोग मरते थे। ब्रिज में भी दंगे हुए, हिंदुओं पे कलई खोलता हूँ। रुको और प्रदर्शन बनाया हुआ है, जो डकैती होती थी थानों में कौन सी जाति के लोग हैं इनको मालूम है। डकैती में एक जाति के लोग थानों में है, एक जाति के लोग डीए में, एक जाति के लोग खसोट होती थी। हमारे राज्य में कमी आई है, और 35% के आसपास मर्डर, झूठे आंकड़े गुंडे अभी भी एक्टिव हैं। हमने ढूंढ के उनको पकड़ा है, ढूंढ के हमने उनको उत्तर प्रदेश से भगाया है। मर्डर में कमी आई है, और जो रेप के केसेज है 52% कमी आई है। उत्तर प्रदेश 2016 और उत्तर प्रदेश 2022, इसमें कंपेयर करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 25 साल में इनका शासन था, हर जगह इन्होंने अपने लोग बैठाए हुए हैं, हर जगह सिस्टम में समाजवादी और एसपी और बीएसपी के लोग बैठे हुए हैं, और ये गन फैलाने का काम कर रहे हैं। हमने भरसक प्रयास करके उनकी सफाई करी है, और हमें तुलना 2016 और 22 में करनी चाहिए। और आप बात करते हैं कि आपके यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित थी, आपके पास तो घर की महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। और तो और आपके घर में तो पिता तक सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से मंच पे अखिलेश जी मुलायम सिंह जी का अपमान करते हैं, नेताजी का अपमान करते हैं, उनके हाथ से माइक छीन लेते हैं, उनको पद से हटा देते हैं, उनको धुतकार देते हैं। ये सब चीज दिखाता है, जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ, वो राज्य कैसे चलाएगा, वो राज्य का भला कैसे करेगा। आप किसी भी आंकड़े में आ जाओ, 3 साल तक गन्ने का पेमेंट नहीं करते थे समाजवादी लोग। हमने 1,52,000 करोड़ रिकॉर्ड के साथ हम लोगों ने पेमेंट किया है, और वो पेमेंट भी किया है जो वर्षों तक समाजवादी पार्टी वाले नहीं कर पाए थे। आज हमने जो चीनी मिलें बंद थी इनके समय में, उनको दोबारा चलाया है, और चीनी मिल समय पे भुगतान कर रही है। और पीएम किसान की 10 किस्में किसानों को दी है। जो छोटा किसान है, 1 बीघे वाला, 2 बीघे वाला, 4 बीघे वाला, उसको जो जरूरी सहायता है वो उपलब्ध कराई है। हमने खाद का प्राइस बढ़ने के बावजूद उसको बढ़ने नहीं दिया। हर गांव में सड़क बनाई है, हर गांव में बिजली दी है, घर घर में टॉयलेट दिया है। 50 लाख के आसपास हमने घर दिए हैं गरीबों को, और उसमें हमने देखा नहीं कौन यादव है, कौन जाट है, कौन ब्राह्मण है, कौन SC ST है, सबको दिए हैं। आप लोग कुछ किया नहीं। और 24-25 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी है, फ्री में वैक्सीन लगी है। ये किसने दी है? ये हमने दी है। और 25 महीने से जो राशन दिया वो किसने
दिया है, हमने दिया है। आप ना कुछ ठीक है, कर ठीक है, सके कौशिक और साहब, ना ही करने की कौशिक नियत साहब, रखते मैं हो। लौटूंगी आप दोनों के पास, देश तू को तो में से तोड़ने बाहर की निकलते हैं, इस अपनी तरीके की राजनीति बहस आप में करते मात्र हो। समय व्यर्थ होता है। आपको कौशिक साहब, पाकिस्तान में जरूर वोट मिल सकते हैं, दोनों ही लेकिन पार्टियों की लगातार बातें आप आपने अपनी बहुत ध्यान बात से सुनी, करते हो, और भारत जिस में तरीके आपको से वोट अभी नहीं मिल सकते। लड़ रहे हैं दोनों प्रवक्ता, दोनों नेता, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी बात खेमचंद शर्मा जी की तरफ से यही आई है कि हम किसी विशेष जाति के लिए काम नहीं करते हैं, जातियों को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन आरोप जातियों के लिए काम करने का आरोप जो है वो दूसरी पार्टियों पर लग जाता है। खुद अभी अमित शाह भी यही कहकर गए हैं अपने संबोधन में कि सपा बसपा ने तमाम विशेष जातियों के लिए काम किया है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जाति को आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं है कि पिछले 5 सालों में काम नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किए हैं। तो आप एक्सप्रेसवे बनाए हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, मंदिर बनाए आपने, तो वो तमाम तरह की चीजें जो एक पार्टी के लिए जो लोगों को दिखाई देना चाहिए वो दिखाई दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी मुद्दे इसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने पीछे छूटती हुई दिखाई दी। अब हमें ये बताइए कि जिस एक्सप्रेसवे पर चल के कोई आदमी अपने गांव को पहुंचता है, और गांव में बलिया के सुदूरवर्ती एक गांव में 80 साल का बूढ़ा रात में लाठी लेके अपने खेतों की रखवाली कर रहा है जाड़े के मौसम में भी, कि कहीं जानवर ना आ जाए और मेरे खेतों को न चल जाए, वो व्यथा भारतीय जनता पार्टी है और इस नीतियों की वजह से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये बातें वो समझ नहीं पा रही है। तो ये नीतियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारी नीतियां वो लोगों के बीच तक जो सब समाज में सबसे निचले पायदान पे जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, किसने नहीं देखा, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि बाकी राज्यों से बेहतर ये भी कहा जा रहा है कि बेहतर हमारी सेवाएं थी, लेकिन यह भी तो सही है कि हमने उत्तर प्रदेश के राज्य में ही देखा कि किस तरह से किसान घाटों में जो आंकड़े दिखाई दे रहे थे वो, और कागजों में जो दर्ज हो रहे थे वो आंकड़े, उसमें जमीन आसमान के अंतर थे। जल रहे थे यदि 50 के आसपास में 100 जल रहे थे, आंकड़ों में दिखाए जा रहे थे 35-30 दिखाए जा रहे थे। हमने खुद रिपोर्टिंग की, हमने पता किया कि ऐसा क्यों, तो वो बता रहे हैं कि नहीं कहीं और से इलाज करने के लिए आया, यहाँ पे वो बच नहीं पाया, यहाँ पे उसका दाह संस्कार हो रहा है, इसलिए वो आंकड़े यहाँ मेंशन नहीं किए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की आंकड़ों की कालाबाजारी हम और आप यहाँ पे बैठ के टीवी पे चर्चा तो कर लेंगे, लेकिन जिसने अपने परिवार के परिजनों को खोया है उनकी व्यथा तो वो जानते हैं, वो तो पूछेंगे ना, वो आपसे सवाल पूछेंगे। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से यदि एक औरत अपने पति के मुंह में मुंह डाल के वो ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रही है, तो वो हम यहाँ कुछ भी बात कर लें, लेकिन वो तो जानता है कि उसने किस तरह की परिस्थितियों को झेला है। बड़े बड़े अफसर की बात मैं कर दूं, बड़े बड़े नेताओं की बात कर दूं, जिस तरह की स्थिति आई थी, भयावह स्थिति आई थी। मैं केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात नहीं कर रहा, अन्य स्टेट में भी इस तरह के हालात थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसको बहुत बेहतर बताने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, कि क्या ये सही नहीं है कि हमने देखा कि किस तरह से एक दलित, जिस तरह से स्त्री के बारे में बताया गया और रात में केरोसिन तेल डाल करके दाह संस्कार नहीं किया जाता है, उसको फूंक डालना कहा जाता है। यदि विपक्षी पार्टियां सड़कों पे नहीं होती तो सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने तो पूरे परिवार को ही संदेह के घेरे में ला दिया था, उसके ऊपर ही प्रश्न खड़ा कर दिया था। यदि विपक्षी पार्टियां यदि नहीं खड़ी होती तो, और अदालतें यदि बीच में संज्ञान नहीं लेती तो शायद तक सामने नहीं आता। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कथनी और करनी में जो अंतर है उसको दर्शाता है। इन सब चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, और सवाल विपक्षी पार्टियां लोगों का यही सवाल लेकर के लगातार घेरने का प्रयास कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि काम भी बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन जो सरकारी मुद्दे हैं वो अभी भी मुंह बाए खड़े हैं, जिस पर जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। देखिए कौशिक साहब, ये बात तो देखिए वाजिब है कि जो भी सरकार आती है, चाहे फिर चुनावी हो, चाहे फिर किसी भी तरीके से जनता के सरकार के लिए, लेकिन कोई ना कोई सरकार अपने राज्य में कुछ ना कुछ तो जनता के लिए देकर जाती है, आप चाहे वो अच्छा हो या आप उसे बुरा मान लीजिए। लेकिन बीजेपी की जो चीजें हैं, काम किए हैं, धार्मिक काफी काम किए हैं। अब जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, बेशक चुनावी मुद्दे के मद्देनजर हुआ हो, चुनावों के मद्देनजर, लेकिन जनता को मिला। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के जिस तरीके से आपने बात की, इसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम भी अगर जोड़ दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। खेमचंद शर्मा जी, देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, आप कंपेयर करिए बहन, आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 25 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या थी, आज क्या है। पहले थाने में घुसने में लोग डरते थे, घुसते नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर में थाने में जिस तरह से डराया जाता था, धमकाया जाता था,
रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी और खेमचंद लोगों से खेमचंद शर्मा जी, अब लोग अपने घरों में घुसने से डर रहे हैं। आप उस बेटी के साथ क्या हुआ उसको तो मत भूलिए कम से कम। आप सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% अपराध खत्म हो गए, लेकिन अब जो अपराध हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं। पहले तो नमक में आता था, पहले तो चारों ओर हाहाकार थी, पहले तो जंगल राज था। इतना बड़ा राज्य है, कुछ चीजें कुछ कमियां रह गई हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं, ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन जितना हमने काम किया है वो जमीन पर दिखता है। लोग खुश हैं, लोग देख रहे हैं कि पहले तो हर जगह लूटपाट, हर जगह जंगल राज। एक पार्टी का व्यक्ति आ गया, चाहे वो कार्यकर्ता ही है, वो लुटेरा बन जाता था, ठेकेदार बन जाता था, थानों में घूसखोरी करता था, थानों में वो जाके दलाली करता था। लेकिन आज वैसा नहीं होता है। आज वहाँ पे जनता की सुनी जाती है, आम जनता की सुनी जाती है, और ये जनता की सरकार है। कुछ चीजें हैं जिससे हमें काम करना हम करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी वालों से हर क्षेत्र में हमने बेहतर परफॉर्म किया है। जनता की एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमने परफॉर्म किया है। और इनकी तरह हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलाते, हम समस्त उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। अरे कितना झूठ बोलेंगे, शर्म आनी चाहिए आपको। शीशे में शर्म तो आपको आनी चाहिए बैठे बैठे। पहले कुछ किया नहीं और अब झूठी सूठी बातें करते हो। 8 घंटे आप बिजली दे नहीं पाते थे, अब कहते हो हम फ्री में बिजली देंगे। कहाँ से दोगे, कैसे दोगे? प्लान तो बताओ, पहले क्यों नहीं दी? कहते हैं कि हम पुरानी पेंशन वापस लाएंगे, लेकिन आपके अब्बू जान के समय में जब वो सीएम थे तभी पुरानी पेंशन को वापस लिया गया। क्यों लिया गया? अब कैसे लाओगे? अब कहाँ से रिसोर्स लाओगे? बताना कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे मारनी है, बड़े बड़े वादे करने हैं, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं। इन्होंने ना पहले कुछ किया, नहीं अब कुछ करना है। फिर समाज को तोड़ के, देश को तोड़ के अनगल, और इनको शर्म आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब पे अभद्र टिप्पणी करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भाग रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस कांग्रेस के पक्ष में आप बात कर रहे हो, पूरे देश से थू-थू की है। उत्तर प्रदेश का किसान उसमें थू-थू करता है। किसान कभी इस तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकता कि देश के प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनट तक रोका जाए, और वो भी पाकिस्तान के पास के बॉर्डर पे। उत्तर प्रदेश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी से पहले ना तो उनका लोन माफ हुआ, ना ही उनको जो फसल का बीमा मिलता था वो बीमा मिला, ना ही हर खेत में पानी मिला, और ना ही पीएम मोदी जी से पहले किसी ने लगातार हर 3 महीने पे उनको मदद दी, सहायता दी। आज प्रचुर मात्रा में हम खरीदारी भी कर रहे हैं, एमएसपी का प्राइस दे रहे हैं, लगातार हमने फसलों का प्राइस बढ़ाया है, लगातार हमने किसानों को एम्पावर करने का काम किया है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट करते थे, भूमाफियाओं के थ्रू किसानों की जमीन को हथियाने का काम करते थे। 6000 एकड़ से ज्यादा जमीन को हमारी योगी मोदी सरकार ने वापस लिया है, इसलिए तो आपको चिढ़ है। वो सारे जो गुंडा, भूमाफिया, जो घूसखोर, जो एंटी नेशनल, वो सारे आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन वो आपको जिता नहीं सकते। जिताने का काम तो जनता करती है, जनता योगी मोदी के साथ खड़ी है। दोनों से रिक्वेस्ट रहेगी, एक एक करके बात करेंगे तो बात को समझ पाने में भी ज्यादा सहज होगा। ठीक है। मैं सत्येंद्र यादव जी आपके पास आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। सत्येंद्र यादव जी, मैं आ रही हूँ। खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, हमारा मौका है, हमें काम करने दो। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। सत्येंद्र यादव जी, बीजेपी का आरोप है इस बार जो सपा की सूची जारी हुई है उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें मुस्लिमों को ज्यादा जो सीटें हैं वो नहीं दी गई है, ब्राह्मणों को और बाकी अन्य समुदायों को ज्यादा सीटें दी गई है, जिससे मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं खासा नाराज दिखाई दे रहा है सपा से। के मंत्री संतरी एमएलए भगा देते थे, पीटते थे, गाली देते थे। ये भगवान परशुराम की मूर्ति पे माला तो चढ़ा देते हैं, फूल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन उनको एमएलए नहीं बना सकते, उनको पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना सकते, पार्टी का एमपी नहीं बना सकते, पार्टी में महामंत्री नहीं बना सकते, सिर्फ लॉलीपॉप दे सकते हैं, सिर्फ हल्ला मचा सकते हैं। लेकिन देने की जब बात आएगी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो परिवार वाले हैं उन्हीं को ये देंगे। इनकी देने की नियत ही नहीं है, इसलिए ब्राह्मण जानता है, इसलिए SC/ST भी जानता है। ये लोग वो है जो SC/ST को पीटते हैं, दबाते, कुचलते हैं, लूटते हैं। ना SC/ST इनके साथ खड़ा है, ना ही OBC में इनके साथ अन्य वर्ग खड़ा है। इवन जो यादव है, अधिकतर यादव जो राम और कृष्ण के भक्त है, वो भी इनके साथ नहीं खड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि राम और कृष्ण के दुश्मन है, ये भारतीय संस्कृति के दुश्मन है, ये जिन्ना प्रेमी है। के साथ जो धोखा किया है, अब देखिए ये झूठी राजनीति, ये अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके
और जाट समुदाय बता के एक नकली ड्रामा रच रहे हैं। इनका ड्रामा पूरे देश के किसान देख रहे हैं। कार्यकर्ता अगर इतने कार्यकर्ता इस समुदाय से हैं, इसका मतलब वो समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसका मतलब वो समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ है। कार्यकर्ता कौन होता है कि वो स्वेच्छा से कहे कि नहीं, मैं इस पार्टी, इस नेता का साथ दे रहा हूँ। अगर इतनी भारी संख्या में उस पर्टिकुलर समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पास लाखों की संख्या में अगर जाटों के कार्यकर्ता हैं, तो फिर इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जाट हमारे साथ खड़ा हुआ है, ब्राह्मण हमारे साथ खड़ा हुआ है, सर्व समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। आपको भाड़े की भीड़ लानी पड़ती है, पैसे दे के लाने पड़ते हैं। आपके जो गुंडे और भूमाफिया हैं वो भीड़ लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे स्वतः लोग आते हैं। आपसे एक सवाल मैं चाहूंगी, जिस तरीके से ये तो बहस खत्म नहीं होगी दोनों ही प्रवक्ताओं की, लेकिन एक सवाल मैं का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, सपा पर प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपने अपने शुरुआती कमेंट में एक बात कही थी कि जो तमाम पार्टियां हैं वो गठबंधन भी अगर करती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए, अपने जातीय समीकरण को साधने के लिए गठबंधन करती है। और अभी जिस तरीके से सपा ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। गठबंधन की राजनीति पूरे देश में हो रही, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक। समाजवादी पार्टी ने किया तो कोई नया गठबंधन किया है? ठीक है सत्येंद्र यादव जी, मेरा सवाल कौशिक साहब से था। कौशिक साहब। अच्छा मुझसे ये सवाल था। देखिए, जहां तक गठबंधन की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती दौर से ही गठबंधन की राजनीति की है और गठबंधन की राजनीति से ही अपने आप को मजबूत करके आज यहाँ तक पहुंची है। तो गठबंधन की राजनीति छोटे छोटे दलों को लेकर के, छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के, हम खूब जानते हैं कि उनका अपना क्षेत्र में, अपने जातीय समीकरण में उनका एक जनाधार होता है और वो जनाधार यदि बड़े जनाधार के साथ मिल जाता है तो वो आसानी से वो सीटें निकल जाती है। यही समीकरण देखते हुए 2017 में आदरणीय अमित शाह जी ने अलग अलग पार्टियों से अलग अलग लोगों को लगातार आयातित करके भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत और प्रचंड बहुमत से विजय दिलाने का काम किया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल यह है कि विपक्ष के तल्ख और तीखे तेवर का वो सामना तो कर ही रही है, भारतीय जनता पार्टी कमोबेश भीतरघात का भी शिकार हो रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज्यादा विधायकों ने एक तरह से उनके मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में मुहिम छेड़ दी थी, वो भी इनके लिए, और बहुत सारी चीजें हैं। चाहे हम खूब जानते हैं कि केंद्र से और राज्य से दोनों के बीच में जो पहले कम्युनिकेशन हुआ था पिछले 2 महीने पहले, जिस तरह से एक उनके प्रधानमंत्री जी के टीम के एक मेंबर को यहाँ भेजा गया था और जिस तरह से उसकी नाफरमानी की गई, तो ये सारी चीजें हैं कि एक दूसरे के पीछे या एक दूसरे पे जो भरोसा होना चाहिए वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़े शिद्दत से लड़ती है, बड़े रणनीति के साथ लड़ती है, बड़े जोश के साथ लड़ती है, पूरे ताकत को झोंक देती है। जो वो कर सकती है वो आखिरी पायदान तक जाकर के वो काम करती है और वो कोशिश करती है। तो इन सब चीजों को भी झेलना होगा विपक्षी पार्टियों को। विपक्षी पार्टियां अब कितना झेल पाती है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अंत समय में, रियल टाइम में भारतीय जनता पार्टी के पास वो तुरुप का इक्का होता है जो वो फेंक देती है और सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। तो वो इन सब चीजों पर कितना विपक्षी पार्टी पैनी निगाहें रखती है, बहुत इस पर भी निर्भर करता है चुनाव। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से तमाम अलग अलग, जैसे पश्चिमी यूपी है, वहां पर जयंत चौधरी का भी काफी अच्छा दबदबा है। उनके पिताजी जो थे अजय चौधरी, उनका भी वो जाटों के काफी अच्छे नेता माने जाते थे, और जाट फिलहाल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। पश्चिमी यूपी को लेकर क्या आपको समीकरण दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, जिस तरीके से सपा और आरएलडी का गठबंधन भी है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने अभी कहा कि तकरीबन 16 जिलों में 136 के आसपास में सीटें थी, जिसमें से तकरीबन 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई थी पिछली बार। मुश्किल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 109 के आधे में भी नहीं अभी आज के वक्त के समीकरण के हिसाब से दिखाई दे रही है, क्योंकि जाटों में बहुत नाराजगी है। खास करके किसान आंदोलन के समय जिस तरह से उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उसे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही, क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में, कांग्रेसी कहा गया, उन्हें वामपंथी कहा गया, उन्हें दलाल तक कह दिया गया। हालांकि बाद में वो सारी चीजें वो कहते रहे कि नहीं, हमने नहीं कहा, हमने कभी इनसे आग्रह नहीं पाला। लेकिन इन सब चीजों को उन्होंने झेला है। उन्होंने 3 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी झेला है जाड़े के मौसम में, और 47-48 डिग्री तापमान को भी झेला है गर्मी के दिनों में, बरसात को भी झेला है, और 700 से ज्यादा जाने गंवाई है। ये दर्द जो है जाटों में आक्रोश पैदा कर रहा है, और ये आक्रोश बार बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जाए वहां और कोई एक समीकरण बनाए। हमने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, उप मुख्यमंत्री हों, जिस तरह से लोगों के बीच में उनके साथ बदसलूकियां की जा रही है,
वो जहाँ जा रहे हैं नारेबाजी हो रही है, उससे बहुत सारे मैसेज निकल के बाहर आ रहे हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। बहुत बेहतर स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की जो पहले मजबूती थी वो आज कमजोरी में बदलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, समय की भी कमी है। मैं सत्येंद्र यादव जी आपके पास आना चाहूंगी पूरे मामले पर, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी। जी देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस तरह से कुटाई शुरू हुई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाबा मुख्यमंत्री जो है डग्गा मार राजनीति पे उतर आए हैं। आप बाबा मुख्यमंत्री जी का आप ट्विटर चेक करिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक बार भी बाबा ने, मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं लिखा है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की जो बदहाली, यहाँ अपराध, कानून व्यवस्था को लेकर एक भी ट्वीट नहीं आएगा। ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ प्रधानमंत्री जी नाटक करते हैं, टीवी पे फपक फपक के रोते हैं। ठीक है, आप देखिए इनके चरित्र को देखिए, ये डग्गा मार राजनीति पे आ गए। इनको मालूम है यूपी से जाने का मतलब दिल्ली से जाना। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगी मात्र 30 सेकंड में। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नाटक कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये जनता जानती है। प्राइम मिनिस्टर जब हमारे सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं तो ये दिखाता है कि उनका सम्मान करते हैं, उस समाज का सम्मान करते हैं, वो एसटी समाज का सम्मान करते हैं। मेरा अधिकार है, जितने आपके प्रधानमंत्री उतने मेरे प्रधानमंत्री हैं। करोगे आप मुझे ये मत दिखाइए कि मैं क्या बात कर रहा हूं समाज से आते हैं तो आप उन पे अभद्र टिप्पणी करोगे। आपके समाजवादी पार्टी की छोटी सोच को दिखाता है। पूरे देश का प्रधानमंत्री ने कहा था अगर मैं गलत हूं तो मुझे चौराहे पे आके, क्या आपने अपनी जिंदगी क्या क्या है पहले देख लीजिए। नहीं सोचा, क्या आप लोगों ने सोचा मेरा विरोध होना चाहिए, मेरी आलोचना होनी चाहिए और प्रधानमंत्री की आलोचना जरूरी है। नहीं सोचा आपकी सरकार होती, आप ठीक है, 25 साल में भी वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते। समय की कमी है, इस तूतु में से बाहर निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। कोशिश साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से इस तमाम चर्चा में ये साफ निकल कर आया कि जो नाराजगी फिलहाल जाटों और ब्राह्मणों में है या फिर विशेष समुदायों की बात करें, विपक्षी पार्टियां उसको भुनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए कल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर जाटों को साधने के लिए एक संदेश देने वाले हैं। अब देखना होगा क्या ये संदेश होगा और इस संदेश से कितना प्रभाव पश्चिमी यूपी की राजनीति पर पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।